सो हे गाइस, दिस इज योर बॉय वासु सहगल और आज की वीडियो में यार हम बात करने वाले हैं एक और इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में। जो हमारे साथ है अमृत जी। और अमृत भी इस बार निमसेट के टॉप रैंकर्स में से और टॉप रैंक होल्डर्स हैं। और आज की वीडियो में यार बहुत इंस्पायरिंग जर्नी उनकी डिस्कस होने वाली है और किस तरीके से यार उन्होंने अपनी प्रिपरेशन करी और उनके आगे की क्या फ्यूचर प्लान्स थे और उन्होंने किस तरीके से ट्विस्ट करके निमसेट में आए और निमसेट की तैयारी कम से कम कितने टाइम में उन्होंने करी और ये सब चीज़ें सारी वो हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। और उनकी निमसेट रैंक आज मैं नहीं बताऊंगा, वो ही बताएंगे और वो पूरी अपनी जर्नी डिस्कस करेंगे ताकि आप सब जो 2021 में उनके जूनियर बनेंगे या 2022 में आएंगे तो वो सब इंस्पायर हो सके उनकी जर्नी से। तो आज उन्होंने ये प्लेटफॉर्म चूज करा ताकि वो अपनी इंस्पायरिंग जर्नी सबके साथ शेयर कर सकें और आप सबको इंस्पायर कर सकें। तो वेलकम अमृत। एक बारी आप यार अपने बैकग्राउंड के बारे में बता दो, अपनी स्कूलिंग, ग्रेजुएशन और इंटरेस्ट इन सीएस किस तरीके से आया। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमृत पांडे और इस बार मेरी निमसेट में रैंक 129 लगी है। मैंने अपनी हाई स्कूलिंग यहीं उज्जैन से करी थी, जहां मैं रहता हूं, उज्जैन मध्य प्रदेश, सेंट पॉल्स कॉन्वेंट स्कूल से। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से करी थी, वो भी मध्य प्रदेश में ही है। और मेरा जो इंटरेस्ट था कंप्यूटर साइंस में वो काफी पहले से ही था, अभी कुछ नया नहीं हुआ है मेरे साथ। 11th-12th क्लास में मेरा इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस की तरफ जा चुका था, प्रोग्रामिंग की तरफ जा चुका था। लेकिन चूंकि मेरी जेई मेंस में कम मार्क्स होने की वजह से मुझे कॉलेज, जो अच्छा कॉलेज था, सीएस में अलॉट नहीं हो पाया और मैंने एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज कर लिया सिविल लेके। लेकिन वो एक होल था मेरे अंदर जो मुझे पूरा करना था और मुझे उम्मीद थी कि शायद सिविल से मैं दूसरे सेकेंड ईयर कंप्यूटर में जा सकूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मेरे सीजीपीए काफी डाउन हो गए थे उसके बाद। तो अब मुझे वापस से एक अपॉर्चुनिटी मिली थी सीएस में एंट्री करने की एमसीए के थ्रू, तो वो मैंने पूरी करी। बिल्कुल, तो आपने देख लिया यार कि इनका बैकग्राउंड क्या था और कंप्यूटर से दूर दूर तक इनकी जो डिग्री है उसका कोई लेना देना नहीं था, तब भी इन्होंने एमसीए करी। तो यार इससे एक जो डाउट सबके मन में आएगा कि यार बीटेक के बाद एमसीए, आपने एमटेक क्यों नहीं करी, एमएस क्यों नहीं करी। एमसीए करने का जी, क्या तो फायदा, 4 साल की डिग्री, फिर आपने 3 साल और लगाए, अब तो 2 साल की होने वाली है लेकिन इस साल से तो 3 साल है। तो मेरा भी ये डाउट है और सबका ये डाउट है कि आपने एमटेक क्यों नहीं करी या एमएस क्यों नहीं करी। ये तो देखिए, बीटेक के बाद आप कितना समय देना चाहते हैं, आप डायरेक्ट जॉब में जाना चाहते हैं कि नहीं, आप पे डिपेंडेंट है। आप चाहे तो बीटेक के बाद आप सीधे ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब में घुस सकते हैं। आपको कि बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं आएगी, भले ही आप सिविल से हो, मैकेनिकल से हो। आपका एक एप्टीट्यूड बनना चाहिए कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आपके पास स्किल्स हैं। लेकिन मेरा जाने का ये मेन मकसद इसीलिए था क्योंकि मेरा जो प्रेफरेंस था वो था एक्सपर्टीज की तरफ। मुझे एक्सपर्टीज ज्यादा इम्पोर्टेंट थी बजाय इसके जॉब के। मेरे पास अभी काफी समय था। तो पहली बात आपने पूछा कि एमटेक और एमएस क्यों नहीं किया आने वाले टाइम में। तो इंडिया में अगर मुझे सीएस में एमटेक करना है तो गेट से एंट्री होती है और गेट का सिलेबस सीएस और सिविल का बिल्कुल मैच नहीं करता है। बहुत ज्यादा मतलब आपको मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए और मेरे चांसेस उसमें काफी कम थे और 6 महीने बचे हुए थे मेरे पास निकालने के लिए नेक्स्ट ईयर 2020 में जाने के लिए। इस कारण मैंने वहां तो नहीं किया। आप एमएस बाहर की यूनिवर्सिटीज मैंने अप्लाई किया था यूएस को छोड़ के। मैं बता दूं, मैंने ब्रिजे यूनिवर्सिटीज और यूके की यूनिवर्सिटीज, बर्मिंघम यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई किया था। वहां से उन्हें मुझे यही दोनों यूनिवर्सिटीज से मिला कि हमें आपको इवेल्युएट करना है। तो हम आपको इवेल्युएट करेंगे कैसे, आपके पास जितने भी आपने सेमेस्टर्स पढ़ रखे उसमें एक भी कंप्यूटर साइंस का कोर्स नहीं है। तो हम आपको इवेल्युएट करेंगे कैसे, एडमिशन देंगे कैसे। तो बात भी उनकी सही थी कि इवेल्युएट करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। फिर मैंने उन्हें राय दी कि क्यों ना ऑनलाइन जो सर्टिफिकेशन होते हैं कोर्सेरा से या ईडीएक्स से, वो मैं आपको दे दूं। तो बोले वो हमारे यहाँ नहीं चलते हैं, आप दूसरी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बहुत शॉकिंग था मेरे लिए कि बीटेक से सिविल करने के बावजूद मुझे चांस नहीं मिल रहा था कंप्यूटर साइंस में स्विच करने का। तो एंड में आके मैंने यही डिसाइड किया कि चूंकि मुझे आगे रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड में ही जाना है, तो क्यों ना एक ऐसी फील्ड में जाऊं मैं जहां से मुझे एक एज मिल सके, आगे बढ़ने का रास्ता मिल सके। तो उसके लिए मैंने एमसीए चुना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप बिगर एमसीए करके आप फील्ड में नहीं जा सकते हैं बीटेक के बाद, आप बिल्कुल जा सकते हैं।
फिर आपकी जर्नी जो है वो जो 10 साल कम होनी थी वो थोड़ी 10 साल ज्यादा बढ़ जाएगी। आप एक जूनियर डेवलपर से स्टार्ट होंगे, 5 इयर्स आपको ट्रेनिंग मिलेगी, फिर उसके बाद आप ऊपर जाएंगे, जैसा होता है वैसे ही होगा। पर एमसीए जैसी डिग्री जो इंडस्ट्री ओरिएंटेड होती है, जिसमें आप बिजनेस और अकाउंटिंग के बारे में सीखते हैं, तो वो आपको एक एज देता है दूसरों से। इस कारण मैंने एमसीए चूज किया। ओके, तो यार सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और बहुत सारे बच्चे पूछते हैं यार कि हम ऑफ स्ट्रीम से हैं, हम फिजिक्स से हैं, हम बीटेक किसी और सब्जेक्ट में कर रहे थे। तो यार आई होप कि सबको आंसर मिल गया होगा और किस तरीके से यार इन्होंने अपनी जर्नी कवर करी, इन्होंने आपको बता दिया। हाउ मच टाइम यू टुक इन प्रिपरेशन एंड हाउ यू वर इन मैथ्स, एक बारी सबको ये बता दो। मैथ्स में मैं कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। मेरी मैथ्स काफी ज्यादा वीक थी। यहाँ तक कि अगर जेई मेंस जो 2015 में मैंने दी थी, उसमें मेरी मैथ्स की स्कोर अराउंड 20 मार्क्स थी। कॉम्पिटिटिव मैथ्स मेरी काफी वीक थी। However, मेरी कन्वेंशनल मैथ्स जो होती है पेपर वाली, वो ठीक थी, 95 आए थे 100 में से। मैथ्स ऐसी खराब नहीं थी, लेकिन बीटेक की 4 ईयर डिग्री करने के बाद मेरी हाई स्कूल की मैथ्स बिल्कुल साफ हो गई थी। मुझे कुछ नहीं आता था, बिल्कुल मैं मतलब जीरो पे था। और जब मैंने फर्स्ट टाइम पिछले नवंबर में चालू करी मैथ्स की प्रिपरेशन, तो मुझे काफी ज्यादा एफर्ट लगाने पड़े मैथ्स करने में। कई बार मुझे होपलेसनेस भी फील हुई कि हो सकता है कि मेरे से मैथ्स नहीं भी बने। तो सेकंड क्वेश्चन आपका ये था कितना टाइम लगा मुझे नियर अबाउट 6 मंथ्स लगे थे अच्छे से प्रिपरेशन करने में। ओके, तो यार जो लोग सोचते हैं कि 2 साल लगते हैं प्रिपरेशन के लिए, हम 3 साल फर्स्ट ईयर से शुरू कर दे बीएससी के या बीसीए के या फिर भी किसी और भी सब्जेक्ट के, तो यार उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन इन्होंने ये दिए कि इन्होंने 6 मंथ्स में पूरी प्रिपरेशन करी और 129 रैंक आई इनकी। तो अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि एक बारी आप सबको अपनी जनरल की रैंक बता दो और कितने तक आपका एडमिशन हो जाता है एनआईटी वारांगल में। इसके अलावा व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन आफ्टर गेटिंग सच अ गुड रैंक एंड वाज इट एक्सपेक्टेड? एक्सपेक्टेड तो मुझे नहीं था कि अच्छी रैंक आएगी, लेकिन और रिएक्शन में मैंने कुछ नहीं दिया था। जब मेरे सामने 129 लिखा हुआ आया तो मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ। मुझे लगा शायद कहीं गलती हो गई है या फिर मैं 1129 को 129 पढ़ रहा हूँ शायद। लेकिन रिएक्शन मेरे घर वालों की तरफ से काफी अच्छा आया था। मेरी मम्मी काफी खुश हुई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी एक ट्रॉमा सा था कि इतना टाइम हो गया है, उसको जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है। कंप्यूटर साइंस में जो डिग्री चाहिए थी नहीं मिल रही है। जब फर्स्ट टाइम मिली तो काफी अच्छा रिएक्शन मेरे माता पिता की तरफ से आया था, और मैं उनका काफी थैंक्स भी बोलूंगा कि उनने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया मुझे पिछले 1 साल, जो 6 महीने जो भी थे। और कोविड-19 के वक्त भी जब मैं काफी डिमोटिवेट होता रहा तो उसमें भी काफी हेल्प की थी मेरी मम्मी ने। इसके अलावा मेरी निमसेट में रैंक फिर बता देता हूँ, 129 लगी है। और फर्स्ट रिएक्शन मैंने बता दिया कि मेरा कुछ ज्यादा था नहीं। इसके अलावा रैंक तक हो जाता है एडमिशन? हाँ, कॉलेज कहाँ से कहाँ रैंक में मिलता है, तो मैं जनरल हूँ, तो जनरल वालों के लिए एनआईटी वारंगल, अगर आपके पास रैंक 200 तक भी आती है, 1 से लेकर 200 तक आती है, 250 तक भी आती है, तो आपके पास काफी अच्छा चांस है एनआईटी वारंगल का। कुछ बच्चे जो होते हैं जो इस बार उन्होंने भरा है प्रेफरेंस, उसमें उन्होंने एनआईटी वारंगल काफी नीचे डाला है। अब वो मुझे नहीं पता क्यों डाला है, लेकिन उन्होंने इसलिए नीचे डाला है क्योंकि शायद प्लेसमेंट्स एनआईटी वारंगल के इतने अच्छे नहीं है। हालांकि मैंने नर्फ रैंकिंग के बेसिस पे, जो कि हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकालती है, उसके बेसिस पे जो जितनी फैसिलिटीज है और जो परसेप्शन रेटिंग है उसके बेसिस पे मैंने एनआईटी वारंगल 3rd पे डाला था। मेरा टारगेट यही था कि मुझे एनआईटी सूरत काल मिल जाए, जो कि मैंने अभी 3rd राउंड में शायद हो भी सकता है मिल भी जाए। तो एनआईटी वारंगल मुझे 129 रैंक पे मिल गया है। 3rd वाली पे लोग आजकल एनआईटी इलाहाबाद भी डालते हैं, और इसके बाद एनआईटी कालीकट डालते हैं, और फिर 5th नंबर पे मैनेट भी डालते हैं। एनआईटी वारंगल शायद ज्यादातर बच्चे 5 या 6 प्रायोरिटी लिस्ट में डालते हैं। तो एनआईटी वारंगल अगर काफी ऊपर भी डाल देते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो आजकल इतना कनेक्टेड नहीं है वारंगल सबसे। जी। और एक और एडवांटेज हुआ ना कि वारंगल में फैसिलिटीज अच्छी है, हॉस्टल अच्छे हैं, मेगा हॉस्टल है, और मैं जहाँ रहता हूँ वहां से वारंगल की डायरेक्ट ट्रेन भी है, तो इसलिए मैंने 3rd पे डाला था वारंगल। बिल्कुल। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि यार इनका फर्स्ट रिएक्शन क्या था इतनी अच्छी रैंक देखने के बाद।
और इन्होंने वरांगल क्यों चूज करा और वरांगल कितनी से कितनी रैंक तक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि व्हाट वर द अदर एग्जाम्स एक्सेप्ट निमसेट यू वर एमिंग फॉर एंड व्हाट इज योर रैंक इन अदर एग्जाम्स। मैंने इसके अलावा लगभग सभी एग्जाम्स एमसीए वाले में भरा था, डीयू को छोड़ के। मैंने बीएचयू किया था, यूपीसी किया था, और एमएसटी एमसीए, और एएमयू और जेएमआई, जिसमें मैंने एएमयू और जेएमआई नहीं दिया था क्योंकि मेरी ऑलरेडी निमसेट में रैंक अच्छी आ गई थी, तो मेरे को नीड नहीं लगी देने की, तो मैं गया भी नहीं देने के लिए। उसमें से मेरी बीएचयू में फर्स्ट जो पेपर हुआ था कोविड-19 के बाद, मैं पूरी तरह प्रिपेयर नहीं था, तो मेरी रैंक 299 लगी थी। ओके। और उसके बाद मैंने फिर यूपीसी दिया पूरी प्रिपरेशन के बाद, तो उसमें ऑल इंडिया रैंक 7 लगी। और फिर मेरी निमसेट में रैंक 129 लगी, और लास्ट मेरी जो महाराष्ट्र एग्जाम दी उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 15 भी लगी। तो जैसे ही यूपीसी और महाराष्ट्र की रिजल्ट आया, मैं निश्चिंत हो गया कि भाई अब निमसेट मिले ना, एनआईटी मिले ना मिले, मेरे लिए अच्छे अच्छे कॉलेज लगे हुए हैं। बिल्कुल। तो यार आपको क्लियर हो गया होगा कि इन्होंने और कौन कौन से एग्जाम दिए और इनकी कितनी अच्छी अच्छी रैंक आई। इसके अलावा अगला क्वेश्चन ये है जो सब पूछते हैं कि यार मान लो कि मेरी मैथ्स कमज़ोर है तो कौन सी कोचिंग ज्वाइन करूं। वैसे तो मैं सबको यही सजेस्ट करता हूं कि सेल्फ प्रिपरेशन करें, ढंग से करेंगे तो होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे मोटिवेटेड नहीं रह पाते इस प्रिपरेशन के बीच में। तो आप एक बार ही बता दो कि आपने कौन सी कोचिंग ज्वाइन करी और अगर करी तो क्या वो नेसेसरी है। नहीं, सही बोला आपने वासु कि कोचिंग इज नॉट अ नेसेसिटी। और अगर आपकी मैथ्स कमजोर है तो उसके लिए आपको कोचिंग की जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी और सेल्फ प्रिपरेशन की जरूरत है। मैथ्स मेरी भी बहुत ज्यादा वीक थी जब मैंने चालू करी थी। मेरे से ट्रिग्नोमेट्री के सिंपल क्वेश्चंस नहीं बनते जबकि मैं बीटेक का स्टूडेंट। और उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने कंसिस्टेंसी रखी, रोज मैं प्रिपरेशन करता था, रोज प्रिपेयर करता था, रोज सॉल्व करता था, और विद इन 1 मंथ मेरी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी हो गई, तो मुझे कॉन्फिडेंस आया। अब आप बोलते हैं कि कोचिंग क्यों ज्वाइन करना चाहिए, तो कोचिंग ज्वाइन करने का हर का अलग अलग रीजन होता है। मेरे लिए रीजन था कि मेरे पास समय कम था और मुझे ज्यादा से ज्यादा सिलेबस जल्दी करना था, इस कारण मैंने कोचिंग ज्वाइन करी। कुछ लोग मोटिवेशन के लिए भी कोचिंग ज्वाइन करते हैं कि भाई मोटिवेशन नहीं आ रहा, घर पे बैठे बैठे करे क्या, तो आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली, बात कर ली लोगों से। कुछ लोग एक स्टडी पैटर्न के लिए भी करते हैं कि हमारा स्टडी पैटर्न नहीं बन पा रहा है तो कोई हमें गाइड कर दे, तो उस हिसाब से। तो पहले आप ये जानिए कि आपको कोचिंग की जरूरत क्यों है। यदि आपको कोचिंग की जरूरत इसीलिए है क्योंकि आपकी मैथ्स वीक है, तो शायद आपको कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेल्फ स्टडी से सब कुछ हो जाता है। इसके अलावा आप ये सोचेंगे कि कोचिंग एक मैजिक कैप्सूल है, जाके ज्वाइन कर लेते हैं, हो जाएगा, हमारी प्रिपरेशन करा देगा, हमारा सिलेक्शन करवा देगा, कोचिंग चले जाता है। कोचिंग इज सेकेंडरी थिंग, फर्स्ट इज यू हैव टू डू इज सेल्फ स्टडी एंड सेल्फ प्रिपरेशन। तो कोचिंग मैंने ज्वाइन करी थी, लेकिन काफी लेट करी थी, फरवरी में आके। एमएसटी जो एग्जाम होने वाली थी महाराष्ट्र की, उसके जस्ट 1 महीने पहले मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी ताकि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और कौन सी कोचिंग ज्वाइन करी थी ये शायद इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हालांकि मैं बता देता हूँ, मैंने इम्पीटस गुरुकुल ही ज्वाइन किया था। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैंने जो कोचिंग करी वो आप करें, क्योंकि कोचिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क आपकी सेल्फ प्रिपरेशन से पड़ता है। आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लो, आप जब तक खुद से प्रिपेयर नहीं करोगे, खुद से एफर्ट नहीं डालोगे, शायद आपका कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल। तो यार इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि इन्होंने किस तरीके से मैथ्स की प्रिपरेशन करी और इनको कोचिंग की नीड क्यों लगी और क्या आपको कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए तो आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। इसके अलावा मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि फ्रॉम विच बुक्स यू स्टडीड, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये होगा कि यार टॉपर ने कौन सी बुक से पढ़ा है और किस तरीके से अपने जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर करें। तो एक बारी अगर आप वो अपनी जर्नी बता दो कि आपने कौन कौन सी बुक से कहाँ कहाँ से पढ़ा और किस तरीके से पढ़ा, तो यार काफियों की मदद हो जाएगी। तो बिगर किसी की आत्मा दुखाए, मैं बता देता हूँ कि किस बुक से पढ़ी मैंने, क्योंकि बुक सबको बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। तो बुक्स कुछ स्पेशल नहीं थी। आर.डी. शर्मा थी 11th-12th की, और अमित एम अग्रवाल की ऑब्जेक्टिव थी। इसके अलावा मेरे पास और शायद कोई बुक नहीं थी। यही 2 बुक से पढ़ा, जिसमें मैंने सिर्फ आर.डी. शर्मा सॉल्व करी। अमित एम अग्रवाल की तो मैंने शायद ऑब्जेक्टिव देखी तक नहीं। अमित एम अग्रवाल की एक ही यूज थी कि उसमें जो फॉर्मूले लिखे हुए रहते हैं
हर चैप्टर में, वो काफी इंपॉर्टेंट थे। उसकी मैंने फॉर्मूला बना ली थी, फॉर्मूला बुक बना ली थी उससे देख देख के रिवीजन के लिए। तो अमित एम अग्रवाल का उतना ही काम था, लेकिन ज्यादातर मैंने आर.डी. शर्मा ही करी। बुक्स आप पे कोई फर्क नहीं देता है कि आप किस बुक से प्रिपेयर करो। आप चाहे तो आर.एस. अग्रवाल ले लो, एनसीईआरटी ले लो, आर.डी. शर्मा ले लो, सब्जेक्टिव बुक कोई सी भी आप लें। और मैं बोलता हूँ कि अलग अलग बुक से पढ़ने की बजाय एक ही बुक से को आप 2 से 3 बार सॉल्व करें, इससे आपकी मैथ्स काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। इसमें बहुत बच्चे पूछते हैं कि आर.डी. शर्मा हम ऑब्जेक्टिव लें या सब्जेक्टिव, और फर्क क्या है दोनों में? अगर आपको पता हो तो एक बार ही बताओ। मैंने आर.डी. शर्मा ऑब्जेक्टिव तो नहीं उठाई, लेकिन मुझे इतना पता है कि अमित एम अग्रवाल जैसी होगी आर.डी. शर्मा ऑब्जेक्टिव भी। जब मैं जेईई मेंस की तैयारी कर रहा था तब भी बच्चे आर.डी. शर्मा ऑब्जेक्टिव से सॉल्व करते थे। हालांकि निमसेट की प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स होते हैं वो उसकी जो ऑब्जेक्टिव होती है उससे अच्छी ऑब्जेक्टिव और कुछ नहीं हो सकती है। उसकी भी एक बुक आती है अमित एम अग्रवाल की, प्रीवियस 10-15 ईयर्स की जो भी बुक्स होती है, वो आप अगर खरीदना चाहे तो वो खरीद के सॉल्व करें। आर.डी. शर्मा सब्जेक्टिव लेने का मेरा ये पर्पस था क्योंकि मेरी जो मैथ्स थी वो बिल्कुल ही कमजोर थी, तो मुझे एक बेस चाहिए था, बहुत ही डिटेल्ड आंसर्स चाहिए थे, तो इस कारण मैंने आर.डी. शर्मा ली। अगर आपकी मैथ्स अच्छी खासी है, अभी आप टच में हो मैथ्स के, तो आर.डी. शर्मा आपको लेने की जरूरत नहीं है सब्जेक्टिव। आप सिंपल कोई सी बुक से भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते तो वहाँ के मटेरियल से आप कर सकते हैं प्रिपरेशन। बिल्कुल। तो आई होप यार इनकी स्ट्रैटेजी आपको पता लग गई होगी कि इन्होंने कौन सी बुक से पढ़ा और किस तरीके से पढ़ा कि इनकी इतनी अच्छी रैंक आई। इसके अलावा यार अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि एनी सजेशन फॉर सेल्फ प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स जो आपके जूनियर होने वाले हैं आगे आने वाले सालों में, कि उन्हें किस तरीके से घर में बैठ के पढ़ना चाहिए, वो अपने आप को किस तरीके से मोटिवेटेड रख सकते हैं? देखिए, मैं इतना ही बोलूंगा कि सेल्फ प्रिपरेशन इज द ओनली प्रिपरेशन। आप कोचिंग ज्वाइन करें, आप किसी की मदद लेके पढ़ें, पढ़ना तो अल्टीमेटली आप ही को है। और 2 तरह के बच्चे होते हैं जहां तक मैंने देखा, मतलब मेरे साथ भी, एक इंट्रोवर्ट होते हैं, एक एक्सट्रोवर्ट होते हैं। कुछ बच्चे वो होते हैं जिन्हें अकेले पढ़ना, अकेले समझना, अकेले में ज्यादा फोकस दे पाते हैं। कुछ वो होते हैं जिनको पीयर्स की जरूरत रहती है, उनके साथ पढ़ पाते हैं। तो आप अपनी पहले नीड देखिए, आपको क्या चाहिए। यदि आप इंट्रोवर्ट हैं, घर में पढ़ सकते हैं, तो इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता है। आप एक कंसिस्टेंसी बना के रखें, रोज पढ़ाई करें, रोज 6 to 7 आवर काफी होते हैं पढ़ने के लिए, इससे ज्यादा पढ़ना भी नहीं चाहिए, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस होता है। और अगर आप पीयर्स के साथ पढ़ते हैं तो जो कोचिंग का शेड्यूल होता है, जैसे आपके दोस्त लोग प्लान करते हैं वैसे आप पढ़िए। लेकिन कुछ भी हो, सेल्फ प्रिपरेशन इज द ओनली प्रिपरेशन। सेल्फ प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। तो आई होप यार आपको पता लग गया होगा कि इन्होंने आपको किस तरीके से मोटिवेट किया कि किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए और अपने गोल्स को अचीव करना चाहिए। इसके अलावा यार आपने सबको तो बता दिया उन्हें क्या करना चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी और आपने इतने कम टाइम में किस तरीके से सोचा, क्या टाइम टेबल रहा, वो एक बार सबको बता दो ना, तो और क्लैरिटी आ जाएगी उनको। जी, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और शायद इसी के लिए मैं सबसे ज्यादा एंथुजियास्टिक था आंसर्स देने के लिए। अपनी प्रिपरेशन को आप 3 भाग में बांट दें। फर्स्ट स्टेज है आपका बेसिक्स का मजबूत करना। सेकंड इज पेपर सॉल्विंग, पेपर एनालिसिस एंड टाइम मैनेजमेंट। और जो थर्ड होता है वो रिवीजन। ये तीनों को आपको एक प्रोपोर्शन में रोज लेके चलना है। आपको हर हफ्ते एक टेस्ट देना है, ये तो पहली बात बता दूं। एक कोई सी भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करो, या अगर आप नहीं ज्वाइन कर सकते, आपके पास फाइनेंशियल इश्यूज है, तो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स खरीद के ले आओ। जितने भी AIMCA के जितने भी एग्जाम होते हैं उसका हर एक पेपर सेट करो। हर एक हफ्ते आपको ये एग्जाम देनी है, बिल्कुल चीटिंग नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे से देनी है। कितने भी मार्क्स आए उससे फर्क नहीं पड़ता है। इससे फर्क पड़ता है कि आप मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं टाइम, आपको प्रेशर महसूस हो पा रहा है कि नहीं, आप प्रिपेयर हैं कि। तो फर्स्ट स्टेज ये है कि आपको बेसिक्स की प्रिपरेशन करना है। मान लिया जाए आपके पास 6 महीने है। अब आपके पास बहुतों के पास ये डाउट होता है कि 6 महीने में हो सकता है कि नहीं हो सकता है। 6 महीने में बिल्कुल हो सकता है। मैं तो ये भी बोलूंगा कि 3 महीने में भी अगर आप चाहें, अगर मैथ से आपके टच में है तो आप कर सकते हैं प्रिपरेशन 3 महीने में भी। फर्स्ट 3 मंथ्स, 6 महीने में आपको मैथ्स का बेसिक्स करना है, और वो आपको किसी सब्जेक्टिव बुक से करना है। चाहे एनसीईआरटी उठा लीजिए या आर.डी. शर्मा उठा लीजिए,
सिंपल सिंपल क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड आपको इस तरह करना है कि आपके अंदर एक रिदम आए। फर्स्ट यू हैव टू डेवलप अ रिदम, और रिदम जैसी डेवलप होती है और जैसे जैसे आपके पास क्वेश्चन आते हैं और जितनी जल्दी आप सॉल्व कर पाते हैं वो प्रोग्रेस होते जाता है आपका। और आप एक शेड्यूल बना के चले कि इस हफ्ते मुझे ट्रिग्नोमेट्री पूरी कंप्लीट करनी है, तो इस हफ्ते करनी है, उसको नेक्स्ट वीक में ज्यादा पोस्टपोन नहीं हो। अगर होने की नौबत भी आए तो बहुत थोड़ा बहुत हो, उसके बाद मुझे कोऑर्डिनेट करना है, उसके बाद ये करना है। अच्छा, फिर ये पढ़ने के बाद आपको रेगुलरली रिवाइज भी करते जाना है हर हफ्ते के एंड में। और जब आप संडे को टेस्ट देंगे, जो उस संडे के टेस्ट देने के 1 घंटे बाद, मतलब टेस्ट दिया आपने 2 घंटे का, फिर 1 घंटे ब्रेक लीजिए और 1 घंटे ब्रेक लेने के बाद उसका एनालाइज करना है कि भाई गलती कहाँ होगी। मार्क्स पे नहीं ध्यान देना है, मार्क्स इज नॉट नेसेसरी। मार्क्स तो मेरे मॉक टेस्ट में जब मैंने एग्जाम दिए थे उसमें मेरे कभी 500 के ऊपर मार्क्स आज तक आए नहीं, लेकिन फिर भी मुझे कॉन्फिडेंस था कि मेरा बेस मजबूत है, बेस के मजबूती के बेसिस पे मैं 50 में से 25 क्वेश्चंस तो कर ही लूंगा। तो फर्स्ट स्टेज इज टू पूरी तरह ध्यान दे। फर्स्ट 6 महीने के पहले के 3 महीने सिर्फ बेस मजबूत करने पे ध्यान दे। उसके बाद जो बचे हुए 3 महीने होते हैं, इस 3 महीने में एक बात तो क्लियर है कि आपका बेस मजबूत है। 70 to 80% सिलेबस आपका हो चुका है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि what is the area of the triangle if there is a pair of straight line passing through the origin and there is another line, तो आप इसका फॉर्मूला एक झटके में बता दो। इस तरह बेस आपका स्ट्रांग होना चाहिए। ये हो गया है। अब जो नेक्स्ट के 3 मंथ्स हैं, इससे पहले के 2 महीने आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स और जो पेपर आपकी टेस्ट सीरीज में होते हैं इनका रिवीजन करना है। एक नहीं, 2 नहीं, 3 बार, जितनी बार हो सके उतनी बार आप इनको एनालाइज करें। हो सके तो क्वेश्चंस अगर आपको टफ लगते तो याद कर लें। कुछ टेक्निक्स भी होती है, जैसे ओवीआर मैंने टेक्निक बनाई थी, ऑप्शन वैल्यू रिजेक्ट। इसमें आप ऑप्शंस देते हैं, कभी बार क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना रहता, ऑप्शन लेके आप क्वेश्चन में रखे सॉल्व। तो इस तरह की जो ट्रेनिंग होती है, आपको ट्रेनिंग 2 महीने में करनी है। जब ये 5 महीने आपके कंप्लीट हो जाते हैं विद पेपर एनालिसिस, विद प्रीवियस ईयर पेपर, विद बेस प्रिपरेशन, जो लास्ट के 1 मंथ बचते हैं इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ रिवीजन करना है। और पिछले साल के जो 10-15 साल के पेपर होते हैं वो आपको रेगुलरली हर रोज सॉल्व करते ही जाना है। मतलब कि आपको लगेगा कि अरे यार ये तो बेवकूफ वाले काम हो गए, जो पेपर हमें ऑलरेडी आता है वो हम क्यों सॉल्व करें। वही टेक्निक है, यही टेक्निक है जो पेपर सेटर होते हैं वो ज्यादा डाइवर्ट नहीं करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा उनका डिस्पर्जन नहीं होता है पिछले साल के पेपर से। जो पेपर पहले आते हैं वही पेपर रिपीट करते हैं। और इस साल वही देखा गया कि 2020 में एक एडवांटेज ये हमें मिला कि जो पिछले साल के पेपर थे उसके काफी सारे क्वेश्चन इसमें आ गए थे। तो वो बच्चे जो थे वो थोड़े जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी या बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव लगाई थी वो थोड़ा पीछे हो गए, और जिन्होंने सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर का एनालाइज बहुत अच्छे से किया था वो उनको एडवांटेज मिल गया। उसमें से मैं एक था, क्योंकि मैंने काफी सारे पिछले 10 साल के पेपर काफी किए थे। पेपर कैसा भी आए, टफ आए, इजी आए, मॉडरेट आए, एक बात आपको पता है कि जो 50 में से 25 क्वेश्चन मैथ के होते हैं और 20 क्वेश्चन एलआर के होते हैं, ये सिंपल होते हैं और आपकी बेस प्रिपरेशन पे बेस होते हैं। इससे आपके मतलब ये जो मार्क्स आप करोगे बेस प्रिपरेशन से, ये आपको 1000 के अंदर तो 500, अंडर 500 तो ले ही आएंगे। इसके बाद होता है कि आपने प्रिपरेशन कितनी सारी और टेक्निक से करी है, कितना ज्यादा ज्ञान है आपके पास, कितनी टेक्निक्स है, कॉन्सेप्ट कहाँ से पढ़े हैं, थोड़ा बहुत आपके लक पे भी डिपेंड होता है। तो वो सब आप उस लक को लक पे छोड़ दें, लक पे अपनी प्रिपरेशन मत बेस करें। जो बेस है वो तो कंप्लीट करें। और लास्ट के 10 डेज में यही बोलूंगा कि बस सब कुछ बंद कर दे, सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करते जाएं। एक नहीं, 2 बार नहीं, दिन भर फॉर्मूला ही रिवाइज करो। मतलब जैसे मंत्र रटते हैं वैसे मंत्र रट लो कि बस यही फॉर्मूला इसी को करना है। और प्रीवियस ईयर करना हो तो प्रीवियस ईयर पेपर करो। बस यही है स्ट्रेटेजी। भले आपके पास 6 महीने हो, आपके पास 1 साल हो, 2 साल हो, 2.5 साल हो। और मैं तो ये बोलता हूँ कि जितना कम से कम समय में जो प्रिपरेशन होती है और जितने मतलब सिवियरिटी के साथ प्रिपरेशन होती है, वो प्रिपरेशन कम समय में ज्यादा अच्छी होती है, बजाय इसके कि आप 2 साल से पढ़ रहे हो या 2.5 साल से पढ़ रहे हो। तो मुझे, मेरे लिए तो काफी सही था ये वाली स्ट्रेटेजी। इसके अलावा और कोई मतलब स्पेशल कुछ है नहीं प्रिपेयर करना। तो आई होप यार इन्होंने कितनी अच्छी स्ट्रैटेजी बताई और आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कम से कम टाइम में आपको किस तरीके से ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है, और विद सिंसेरिटी और विद अटरमोस्ट जिसे आप कह सकते हो अटेंशन के साथ
कि आप अपनी हर टॉपिक्स को कवर कर लो, और अगर आपको बेसिक मैथ्स भी आती है तो आप अच्छी से अच्छी रैंक भी ला सकते हो। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आपने सारी प्रिपरेशन बता दी, सारी स्ट्रैटेजी बता दी, सारी बुक्स बता दी, लेकिन टाइम को कैसे मैनेज करें? जब पेपर आता है हमारे पास 120 क्वेश्चन है, 120 मिनट है, तो उसमें हमें मैथ्स को कितना टाइम देना है, लॉजिक को कितना देना है, कंप्यूटर को कितना देना है, इंग्लिश को कितना देना है, उसके ऊपर आज तक अभी तक किसी ने बात नहीं करी सिवाय मेरी वीडियोस के। तो आप एक बार अगर बता दो, सबको गाइड कर दो कि आपने मैथ्स को कितना टाइम दिया था और बाकी सारे सेक्शंस को कितना टाइम दिया था, तो सबको पेपर करने में आसानी हो जाएगी। ये पेपर टेक्निक भी मैंने काफी ज्यादा सीखी जब मैंने खुद से पेपर काफी सारे दिए, और मुझे टाइम मैनेजमेंट में ये लगा कि अ, लोग ये बोलते हैं कि सबसे पहले मैथ्स कर लो और उसके बाद एलआर कर लो, उसके बाद कंप्यूटर कर लो, फिर इंग्लिश कर लो। मैं ऐसा करता था कि फर्स्ट जब भी मुझे पेपर मिलता था, फर्स्ट के 20 मिनट जो होते हैं एग्जाम के, वो मैंने उठा के कंप्यूटर और इंग्लिश को दे दिए थे। 10 मिनट्स फॉर कंप्यूटर, 10 मिनट्स फॉर इंग्लिश। इंग्लिश में देखिए कितना भी कुछ भी आपको बन जाए, आपसे 5 या 7 से आपको ज्यादा बनने नहीं है। अच्छी बात है, इस बार मेरे 10 बन गए थे और शायद 10 के 10 सही थे। उसके बाद मैंने कंप्यूटर कर लिया जिसमें 10 में से 3 बने। मेरे कंप्यूटर मेरा वीक था, फिर भी मैंने 10 में से 3 बना लिए कंप्यूटर। ये 20 मिनट हो गया, टेंशन खत्म हो गई। अब मुझे उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं कि भाई वो भी बचा हुआ है, उसको करना है। अब बचे आपके पास 40 मिनट्स इधर और 60 मिनट्स मैथ्स के लिए। तो मैंने ऐसा किया था कि सबसे पहले इसके बाद मैंने मैथ्स उठा लिया था, और मैथ्स मैंने इस तरह पेपर सॉल्व किया था कि जो मेरे पास, मैंने 50 मिनट्स मान के चला था कि 50 मिनट से ज्यादा मैथ्स को दूंगा नहीं। तो उससे जो स्टार्टिंग के 5 मिनट्स थे, मैंने एक बार रफली देख लिया था सारे आंसर्स क्लिक करके कि भाई क्या क्या है, ये है। 2-4 फैमिलियर लगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, फिर मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे गया। फर्स्ट वाला क्वेश्चन, अगर आप 10 सेकंड पढ़ने के बाद आपको कॉन्फिडेंस नहीं लगता है ना कि ये क्वेश्चन नहीं बने, आप स्किप कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। उस पर अटैच नहीं होना, इमोशनल अटैच नहीं होना है। सेकंड वाले पे जाओ, सेकंड वाला बनता है, अच्छी बात है, बनता है तो सॉल्व करना, नहीं बनता उस वक्त छोड़ देना, अटैच मत होना। फिर थर्ड पे जाओ, फोर्थ पे जाओ। तो फर्स्ट राउंड जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो, पॉइंट ब्लैंक वाले क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए कि भाई ये आता है मुझे, इसका आंसर ये हो सकता है, ये फॉर्मूले में रख दिया, आंसर आ गया, टिक किया। कई बार ओवीआर मैंने टेक्निक यूज करी कि भाई ये क्वेश्चन है, इसमें ये वैल्यूज हैं, इसको अगर मैं क्वेश्चन में रख दूं तो वेरीफाई हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ये वाली भी टेक्निक यूज करी। तो फर्स्ट राउंड जब भी आप सॉल्व करें, विद इन 10 to 20 मिनट्स मैथ्स के पॉइंट ब्लैंक क्वेश्चन सॉल्व करें। जो आप देखा आपने आता है, सॉल्व कर दिया, आगे बढ़िए। उसके बाद जब आप वापस से नंबर 1 से वापस स्टार्ट करते हैं, अभी शायद आपके 10 या 15 क्वेश्चन होंगे 50 में से फर्स्ट राउंड में। अब आप वापस जब जाते हो, तब आप वापस से एक बार और देखो, क्योंकि फर्स्ट एक बार रिफ्रेश हो जाता है माइंड। फर्स्ट बार में चीजें रिकॉल नहीं होती है, फिर लेकिन रिदम में आ जाते हो आप। और जब आप सेकंड बार वापस जाते हो उधर सॉल्व करने के लिए, तो जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं, अब आपको उसके लिए भी आइडियाज आने लगते हैं कि अरे ये मेरे से छूट गया था और अब मुझे इसमें ये अप्लाई करना चाहिए, इससे आंसर आ जाएगा। बस उसके बाद आप वो सॉल्व कीजिए। और जैसे जैसे टाइम कम होते जाता है ना, वैसे वैसे दिमाग और तेज होते जाता है कि भाई अब समय कम है, कुछ ना कुछ आना चाहिए। बिल्कुल रिलैक्स रहें, अपने आप दिमाग सजेस्ट करता है कि भाई अब ये वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा था, इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है, चलो अप्लाई किया, आंसर आ गया, बहुत अच्छा, आगे बढ़ो, है ना। तो ये क्वेश्चन से अटैच नहीं होना है। एक बार आपके 50 मिनट खत्म हुए, नेक्स्ट वाले पेपर पे मूव कर जाइए, रुकिए मत उसके लिए। क्योंकि चांसेस हैं कि अगर आपको मैथ्स थोड़ा डिफिकल्ट लगा है, तो हो सकता है एलआर इजी लगे और एलआर और जल्दी हो सके आपका। तो आपके पास और टाइम बचेगा ताकि आप वापस मैथमेटिक्स के पेपर में आओ और उसको सॉल्व करो। बिल्कुल। तो ये स्ट्रेटेजी रहती है। ये तो मेरी स्ट्रेटेजी थी। हालांकि अगर आप चाहें तो कंप्यूटर और इंग्लिश बाद में भी कर सकते हैं, लास्ट के 20 मिनट्स। पर मेरा यही मानना है कि कंप्यूटर और इंग्लिश स्टार्टिंग में कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें तो डू और डाई का केस रहता है, चाहे बनेगा या नहीं बनेगा। उसमें रिस्क भी नहीं लेना रहता है, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग चले जाती है। इसका फर्स्ट कंप्यूटर एंड इंग्लिश, देन मैथमेटिक्स, एंड एट द एंड यू शुड ट्राई फॉर लॉजिकल रीजनिंग। ओके, तो आई होप यार आपको इस स्ट्रैटेजी समझ आ गई होगी। अभी तक किसी ने भी इस स्ट्रैटेजी के बारे में कोई भी बात नहीं करी थी, और इस स्ट्रैटेजी के बाद आपको एक बार क्लियर हो गया होगा कि आपको पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है।
और अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, अगर नहीं अच्छी लगी हो तो अपनी खुद से बना सकते हैं। हमारा एट द एंड यही होता है कि यार हमें बस पेपर क्लियर करना है और ऑन द टाइम पे हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, चाहे वो मैथ्स के हो चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग के हो। अगला क्वेश्चन मेरा, अब ये हमारी पूरा निमसेट बीएचयू हर एग्जाम के बारे में सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए हमने, लेकिन अभी तक हमने जो मेन बात है वो नहीं करी कि यार आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी थी ग्रेजुएशन में, और अगर पढ़ी थी तो कैसे पढ़ी थी, कहाँ से पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, ताकि जो अब मान लो कि आगे आने वाले टाइम में 2 साल का होने वाला है निमसेट या फिर बाकी भी एमसीए, तो जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं आपके जूनियर आएंगे तो उनको आपकी क्या सजेशन होगी, क्योंकि 1 साल में पूरी कंप्यूटर अगर आप कहोगे कॉलेज के साथ साथ प्रिपेयर हो जाए तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा। तो आपकी क्या सजेशन रहेगी उनकी? जो बीटेक बीएससी जो मतलब अभी अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएशन में हैं, उनको यही बोलूंगा मैं कि अगर आपको सीएस की फील्ड में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब चाहिए, अच्छी वाली चाहिए, इन्फोसिस टीसीएस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अच्छी वाली आपको जॉब चाहिए, एक अच्छी पोजीशन चाहिए, तो आप जितनी एडवांस में हो सके उतनी एडवांस में प्रिपरेशन अपनी चालू करें। तो मैंने 3rd सेमेस्टर में ही प्रोग्रामिंग और वेब डेवलपमेंट खुद से चालू कर दी थी, ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियो देख के, कुछ यूडेमी पे कोर्स खरीद के मैंने खुद से चालू करी। और जैसे जैसे मेरे कॉलेज खत्म होने लगा, मैंने फ्रीलांस जॉब भी करी वेब डेवलपमेंट में, काफी सारे आर्टिकल्स भी लिखे, मीडियम पे आपको आर्टिकल मिल भी जाएंगे। तो एक तरीके से मेरा एक बेस बन चुका था कि भाई वेब डेवलपमेंट की तो नौकरी पक्की है, इससे वो तो कोई छीन नहीं सकता, आई कैन बी द वेब डेवलपर, बैक एंड एंड फ्रंट एंड बोथ। अब इसमें मैंने जो कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग होती है जो कॉलेज में पढ़ाई जाती है, एकेडमिक प्रोग्रामिंग बोलते हैं, सी या C++, ये नहीं करी थी। डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम्स, ये सब आप करेंगे भी नहीं। जब आप कोई जॉब करने जाएंगे वहां डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम की जरूरत भी नहीं रहती है, हालांकि इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आपको यूज मतलब जरूरत पड़ती है इन सब चीजों की, C++। तो एक प्लस पॉइंट मेरे साथ ये है, जो बाकी एमसीए स्टूडेंट जो अब इनरोल करेंगे वो ये है कि जितनी भी चीजें इंडस्ट्री ओरिएंटेड है, जैसे VCS सीखना, वर्जन कंट्रोल सिस्टम हो गया, डेवलपमेंट हो गया, ऐप डेवलपमेंट हो गया, फिर डेवऑप्स हो गया, ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी कर रखी है, जो कि अब एमसीए वाले जो बच्चे हैं वो एंड में जाके ये सब करेंगे इंटर्नशिप के वक्त। ये सब मैंने ऑलरेडी कर रखा है, मेरा गिटहब पे प्रोफाइल भी बना हुआ है, मैंने कंट्रीब्यूशन भी दे रखे हैं, कॉन्फ्रेंस भी कर रखे हैं। अब मुझे सिर्फ एक ही चीज करनी है, मुझे सिर्फ एकेडमिक प्रोग्रामिंग और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे ध्यान देना है। तो जो भी अभी अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं या हैं, उनसे यही बोलूंगा कि आप अभी से जो आप पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग वगैरह आप अभी से चालू कर दीजिए। अच्छी कोचिंग अगर हो सके तो ऑनलाइन कोचिंग काफी सारी है, EDX वगैरह पे नहीं करे, EDX वही पढ़ाता है आपको जो आपके कॉलेज में पढ़ाते हैं, EDX या कोर्सेरा हो गया। आप यूडेमी पे कोर्स खरीद लो, या फिर यूट्यूब पे आजकल काफी सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, लोग आजकल बना के डाल रहे हैं। एक वो ट्रेंड चल रहा है आजकल यूट्यूब पे, कोड कैंप वगैरह भी है, तो आप उनसे भी जाके आप सीख सकते हो, काफी कुछ सीख सकते हो। और अभी से आप ये सब बेस अपना बनाना चालू करो। पढ़ाई तो अपनी जगह है, लेकिन आपके चांसेस जो स्ट्रॉन्ग करते हैं वो ये सारी चीजें करते हैं कि आपको इसके अलावा जो है इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्किल्स हैं कि नहीं आपके पास। बिल्कुल। तो यार इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, और जो भी आगे आने वाले टाइम में पेपर क्रैक करके जाएंगे उनसे अभी से ये ध्यान दें कि यार प्रोग्रामिंग ज़रूर सीख लें स्टार्टिंग में ही, ताकि आगे आने वाले टाइम में जब आपको प्लेसमेंट्स में दिक्कत ना हो। C++, डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह पे भी ध्यान देना, क्योंकि 1 साल में आप इतना सब कुछ नहीं कर पाओगे। प्रोग्रामिंग साइड बाय साइड कोडिंग, चाहे वो कॉम्पिटिटिव कोडिंग हो चाहे वो डेटा स्ट्रक्चर्स की प्रिपरेशन हो। तो यार ये सब हमने एक बारी इस सारे इंटरव्यू में कवर कर लिया, प्रोग्रामिंग से लेके निमसेट प्रिपरेशन तक और एग्जाम की स्ट्रैटेजी बनाने तक। लास्ट में मेरा आपसे ये क्वेश्चन रहेगा कि ओवरऑल योर एक्सपीरियंस फ्रॉम स्टडिंग टू गेटिंग योर ड्रीम कॉलेज, शेयर योर एक्सपीरियंस सो दैट अदर में गेट इंस्पायर्ड बाय योर जर्नी। जब मैं मतलब पहले की स्टोरी बता दूं, जब मेरी जेई मेंस में रैंक बहुत खराब आई थी, तब भी मैंने, ऐसा नहीं था कि मैंने पढ़ाई नहीं करी थी, पर शायद मेरी स्ट्रेटेजी कमजोर थी, और वो मैंने अपने अंदर, एक बार आपको डीप इंट्रोस्पेक्शन करना जरूरी है कि आप क्या हैं। जब तक आप दुनिया जो बोलती है उस पर आप बैठे रहेंगे कि भाई ऐसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, इसने ऐसा किया तो
ये सारी चीजें काम नहीं आती जब तक आप अपने आप को अध्ययन ना करें। आप एक बार अपने आप को अध्ययन करते, अपने बारे में जानते कि मैं ऐसा हूँ, मुझे अकेला पढ़ना पसंद है, मुझे इस तरह पढ़ना पसंद है, मुझे थोड़ी फ्रीडम चाहिए पढ़ने में, तब जाके कुछ चीजें सॉल्व होती है आपकी जिंदगी में। तो जो मेरी रैंक आई है इस बार, ये फर्स्ट बार है मेरी लाइफ में कि मेरी एक नेशनल लेवल एग्जाम में इतनी अच्छी रैंक आई है। और काफी सारे जो स्टूडेंट हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उनका नहीं हो पाता है, तो होप मत लूज कीजिए। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा मोरल बूस्टर है कि मेरी तो ऑलरेडी जो कन्वेंशनल पेपर होते हैं बोर्ड वगैरह के एग्जाम में अच्छे रिजल्ट था, लेकिन एक जो होल था वो पूरा हुआ है आज इस निमसेट के रिजल्ट के बाद। तो एक मोरल बूस्टर है मेरे लिए। अब मुझे शायद आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से निराशा नहीं होगी क्योंकि मैंने ये कर लिया है। और ये मेरे साथ तभी हुआ जब मैंने बिल्कुल ही रिजल्ट का छोड़ के पढ़ाई करी थी, बिल्कुल रिजल्ट के बारे में सोचा नहीं। बस मैंने ये सोचा कि मुझे किसी तरह इस फील्ड में घुसना है और एमसीए मुझे करना है। तो उसके बाद जो मुझे मतलब जो फल मिला है वो बहुत ही मतलब इतना ज्यादा मुझे अंदर से बूस्ट करता है कि नहीं, आई एम समथिंग, आई कैन डू वट एवर आई ड्रीम ऑफ डूइंग। तो जो भी है, अगर आपको कभी फेलियर मिला है लाइफ में या इसी एग्जाम में मिला हो, बिल्कुल होप मत लूज कीजिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कभी ना कभी लाइफ में तो आपका चांस आएगा ही आएगा। पर आप अगर छोड़ देंगे, क्विट कर देंगे, तो शायद नहीं आ पाए। इस कारण लगे रहिए बस, यही मेरी सबको मैसेज है। तो यार इन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया अपनी जर्नी के थ्रू और सबको इंस्पायर करा होगा, मुझे 110% लगता है। और ये काफ़ी ही इंस्पायरिंग बंदे हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू निमसेट प्रिपरेशन जर्नी या फिर कोई स्ट्रैटेजी, आप इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। मैं इनका जो लिंक्डइन का अकाउंट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप इनसे कनेक्ट हो, इनसे बातें करें और इनसे पूछें कि आपके क्या डाउट हैं, आपको कहाँ तकलीफ आ रही है, आपकी ज़रूर मदद करेंगे। और जब हम अगली बार मिलेंगे तो आई होप और मेरी सबसे ज़्यादा वेल विशेस हैं कि आपका मैक्सिमम पैकेज होगा एनआईटी वारांगल या सूरत का, अगर आपको मिल जाता है तो। और तभी मैं इधर ही बैठा हूँगा और आपका इंटरव्यू ज़रूर ले रहूँगा, आपका मैक्सिमम पैकेज लगे, यही मेरी बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं हैं। थैंक यू वासु। बस होप तो मेरी भी यही है कि ऐसा सब कुछ हो, आपके साथ भी हो, हर किसी के साथ भी हो जो भी मेहनत करता है। क्योंकि जो मेहनत करता है उसको कभी ना कभी उसका फल तो मिलता ही है। मुझे 6 साल लग गए मेरा फल मिलने में और मैंने होप कभी नहीं छोड़ी थी। और इसका क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स को भी देता हूँ कि उन्होंने काफी मोटिवेट किया था मुझे। तो यही है मैसेज मेरा सबके लिए। थैंक यू। तो यार आज की वीडियो में आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगी होगी और आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे होंगे। तो अपने दोस्तों के साथ ये ज़रूर शेयर करें जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हो या फिर निमसेट की हो। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस भी इसी तरीके से इंस्पायरिंग होगी और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होंगी। तो यार आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।